हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 12 और अध्याय का नाम है खनिज पोषण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया है। साथ ही मैंने क्लास 11th का लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है अनिवार्य खनिज तत्व क्या होते हैं और इनको कैसे पहचानते हैं। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए पहले इसको जानते हैं कि अनिवार्य खनिज तत्व क्या होते हैं। तो मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो पौधों के लिए खनिज तत्व होते हैं वो कहाँ से उनमें प्रवेश करते हैं, तो वे प्रवेश करते हैं जड़ों द्वारा। याद रखिएगा, जो अधिकांश है वो किसके द्वारा होंगे, जड़ों द्वारा ही प्रवेश करते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि टोटल अभी तक 105 तत्व खोजे गए हैं और उनमें से जो 60 हैं, 60 पोषक तत्व है वो किसी न किसी पौधे में पाए जाते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे पता लगाते हैं कि किस पौधे में कितनी मात्रा में किस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो आपने अगर वो पहला वीडियो देखा होगा तो अवश्य ही आपको यह भी समझ में आ रहा होगा। कुछ पौधों की प्रजातियां सिलीनियम का संग्रहण करती है। कुछ गोल्ड तथा नाभीय परिरक्षणों स्थलों के समीप उगने वाले पौधे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंसियम जम कर लेते हैं। यहाँ पे जमा होना चाहिए, जमा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात नोट कीजिए कि कुछ पौधे की जो प्रजातियां होती हैं वो सिलीनियम संग्रहण करती है। ठीक है, वो क्या करती है, सिलीनियम का संग्रहण करती है यानी जमा कर लेती है। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गोल्ड यानी सोना को संग्रहण कर लेते हैं, उसको जमा करके रखते हैं। जबकि जो नाभिकीय परीक्षण स्थल होता है उधर वाले पौधे रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ स्ट्रोंसियम को जमा कर लेता है। अब आपको पता होगा, आप अभी कुछ दिन पहले एक परमाणु फिल्म आई थी पोखरण में। तो आपको पता होगा कि जब भारत में पहली बार परमाणु बम परीक्षण किया गया था तो वो पोखरण में किया गया था। तो जहां पे मतलब परमाणु बम इस तरह का परीक्षण स्थल होता है, वहां पे जो पौधे होते हैं आसपास में वो रेडियो एक्टिव तत्व क्या स्ट्रोंसियम जमा करके रखते हैं। पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता 10 टू द पावर माइनस 8 ग्राम प्रति मिलीलीटर को भी पता करने की तकनीक आज उपलब्ध है। यानी अगर पौधे में सबसे कम मात्रा कितना हो, 10 टू द पावर माइनस 8 ग्राम प्रति मिलीलीटर, यानी सोचिए ये कितनी कम मात्रा है। लेकिन आज वैसे भी तकनीक पता है जिसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि उसमें कितना पोषक तत्व मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास कितना तक का टेक्निक है पता लगाने के लिए, तो 10 टू द पावर माइनस 8 ग्राम प्रति मिलीलीटर। प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी खनिज तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ऊपर वर्णित स्वर्ण तथा स्ट्रोंसियम, वास्तव में पौधों के लिए अनिवार्य हैं? हम कैसे निर्धारित करें कि पौधों के लिए अनिवार्य हैं या नहीं? तो देखिए, अब ये प्रश्न मतलब उठता है कि अब इतने सारे जो पौधे हैं क्या करते हैं, स्वर्ण यानी सोना को इकट्ठा करके रखते हैं, स्ट्रोंसियम को जमा करके रखते हैं। तो क्या इनकी आवश्यकता पौधों को होती है? और साथ ही अगर होती है तो हम कैसे ये पता लगाएंगे कि कैसे मतलब हम कैसे पता लगा लेंगे कि किस पौधे को कितनी मात्रा में स्वर्ण चाहिए या कितनी मात्रा में स्ट्रोंसियम चाहिए, ये कैसे निर्धारित होता है? तो चलिए वो भी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इस वीडियो में, पिछले सीरीज में मतलब पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे पता लगाते हैं कि कोई पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक है कि नहीं। ठीक है, अब कुछ और बात जानते हैं, अगले पॉइंट पे जानते हैं। अगला है अनिवार्यता निर्धारण करने के मापदंड। यानी इस टॉपिक के अंदर हम लोग जानेंगे कि किसी पौधे के लिए किस पोषक तत्व की कितनी आवश्यकता है, कितना अनिवार्य है वो पोषक तत्व, उसके क्या मापदंड होने चाहिए, किस आधार पे हम उन्हें बांटेंगे, ये सारा कुछ जानेंगे। किसी तत्व की अनिवार्यता के मापदंड निम्नानुसार है। तो देखिए क्या क्या है। पहला है तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि
और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए, उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा न कर पाए अथवा बीज भी धारण न कर पाए। तो पहला शर्त क्या है कि उस पोषक तत्व को पौधों को बहुत ज्यादा जरूरत होना चाहिए, यानी उस पोषक तत्व के बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए, यानी उनकी मृत्यु हो जाए या फिर जीवित भी रहे तो उनमें बीज नहीं बने। अगर कोई ऐसा पोषक तत्व है जिसके कमी से ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उस तत्व को कहेंगे कि वो पोषक तत्व अनिवार्य है। दूसरा, तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा पूरा नहीं किया जाना चाहिए। अब दूसरा शर्त क्या है कि कब हम उसे कहेंगे कि वो अनिवार्य है, तो इसके लिए क्या है कि जिस तत्व की हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उस तत्व के स्थान पर दूसरा तत्व डालने से पौधे की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाए। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि एक पौधा है, ठीक है, इसको लगाया गया है, यहाँ पे एक पौधा है। अब इसमें आप यूरिया डाल रहे हैं, ठीक है, यूरिया, और मान लीजिए कि आपके पास यूरिया खत्म हो गया, आप यूरिया आपके पास नहीं है और यूरिया के स्थान पे आप क्या डाल रहे हैं, आप डाई डाल रहे हैं। तो यूरिया के स्थान पर डाई डाल देने से अगर पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है, इसका मतलब यूरिया आवश्यक पदार्थ नहीं है, यानी आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तत्व कब होगा कि अगर यूरिया नहीं डालने के बाद पौधे का जीवन चक्र समाप्त हो जाए और आप यूरिया के बदले डाई भी डालें तब भी पौधे को कोई फायदा नहीं पहुंचे, तब हम उसे कहेंगे कि यूरिया अनिवार्य पदार्थ है। यानी वही कह रहा है कि जो तत्व की अनिवार्यता है वो विशिष्ट होना चाहिए, यानी उस तत्व का स्थान कोई दूसरा तत्व नहीं ले सकता। तीसरा है तत्व पादप के उपापचय के में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो। और तीसरा शर्त यह है कि जो तत्व है वो उपापचय क्रिया में क्या हो, सीधे शामिल हो, मतलब प्रत्यक्ष मतलब सीधा शामिल हो, ठीक है। तो यही तीन शर्त है जिसके आधार पर हम लोग आवश्यक तत्वों की पहचान करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला शर्त क्या है कि उस तत्व के बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए। क्या कर पाए, तो जीवन चक्र क्या हो, सॉरी यहाँ पे ये रहेगा, जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए, जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए। दूसरा शर्त है कि उसके स्थान पर, मान लीजिए जो तत्व है उसके स्थान पर कोई दूसरा तत्व नहीं डाला जा सके, उस तत्व के स्थान पे कोई दूसरा तत्व नहीं डाला जा सके, और डाला जाए तो उससे फायदा ना हो। और तीसरा शर्त यह है कि वह तत्व पादप के उपापचय क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। ये तीन शर्तें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। इनको आवश्यक मात्रा के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। तो हमने देखा था कि टोटल 105 तत्व खोजे गए हैं, उनमें से 60 पोषक तत्व हैं वो पौधों में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। और इसमें से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। सभी ये 60 आवश्यक नहीं है, इनमें से कुछ ही आवश्यक है, वो जानेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो उसमें से क्या है, कुछ ही आवश्यक है और उनको क्या किया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है बृहद पोषक और दूसरा है सूक्ष्म पोषक, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बृहद पोषक क्या होता है। बृहद पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मुख्यतः CO2 एवं H2O से प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। तो अभी देख लीजिए, जो बृहद पोषक हैं उनकी मात्रा पौधों में कितनी होनी चाहिए, तो 1 से लेकर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। कितनी होनी चाहिए, 1 से लेकर, फिर से मैं लिख के बताना चाहूंगा यहाँ पे, 1 से लेकर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए इसकी सांद्रता। और ये कौन कौन से तत्व हैं, तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। साथ ही मुझे लगता है यहाँ पे ये नाइट्रोजन छूट गया है यहाँ पे, तो एक नाइट्रोजन भी है जो आवश्यक तत्व माना जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे होना चाहिए, नाइट्रोजन आवश्यक तत्व है। और ये कहाँ पे मिलता है, तो इनमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, याद रखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वह CO2 और H2O से प्राप्त होता है। तो CO2 तो वायुमंडल द्वारा लिया जाता है और H2O जल द्वारा, मतलब सोर्स से लेते हैं।
तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से प्राप्त किया जाता है। बाकी जो अन्य खनिज पदार्थ होते हैं उनको जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके बाद जानते हैं सूक्ष्म पोषक क्या होता है। सूक्ष्म पोषकों अथवा लेस मात्रिक तत्वों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर शुष्क भार के बराबर या उससे कम। तो सूक्ष्म पोषक का नाम ही है, देखिए सूक्ष्म पोषक, यानी बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। कितना कम? तो लगभग 0.1 मिलीग्राम 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर इनकी आवश्यकता होनी चाहिए। जबकि बृहद पोषकों की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए थी? 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम, 1 से लेकर के 10 मिलीग्राम। जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता कितना होती है? तो 0.1 मिलीग्राम या इससे कम। इसके अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल्स सम्मिलित हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या आ गया। इसमें आ गया लोहा, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल। इन सब तत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसकी आवश्यकता कितनी होती है? तो 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर। उपरोक्त वर्णित अनिवार्य तत्वों 17 अनिवार्य तत्वों के अलावा कुछ लाभदायक तत्व भी हैं, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। ये उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। तो ऊपर आपने अगर काउंटिंग किया होगा तो टोटल 17 तत्व हैं जो अनिवार्य हैं। तो अभी मैं फिर से एक बार आपको रिफ्रेश करना चाहूंगा। टोटल जो 105 तत्व खोजे गए हैं उनमें से 60 पोषक तत्व पौधों में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। इन 60 में से 17 पोषक तत्व हैं वो क्या है? पौधों के लिए अनिवार्य है। और इन 17 पोषक तत्वों को 2 कैटेगरी में बांटा गया था, बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। और इनके अलावा भी कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को पड़ती है। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये श्रेणियां हैं, अब देखिए जितने अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनको फिर से 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। और ये देखिए कौन कौन सा है। पहला है अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक हैं, अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखिए कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये अनिवार्य तत्व हैं। क्यों अनिवार्य तत्व है? क्योंकि जैव अणुओं के घटक के रूप में पाया जाता है और ये कोशिका के रचनात्मक तत्व है, यानी कोशिका की रचना इन्हीं 4 तत्वों से होती है। तो कोशिका की रचना किन 4 तत्वों से होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। दूसरा अनिवार्य तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक हैं, जैसे पर्णहरित में मैग्नीशियम और एटीपी में फास्फोरस। तो इसमें याद रखिएगा कि जो पौधों में होती है अनेक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें रासायनिक यौगिकों के घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए उसमें पर्णहरित होता है और एटीपी होता है। तो पर्णहरित का घटक है मैग्नीशियम और एटीपी का घटक है फास्फोरस। तीसरा देखते हैं अनिवार्य तत्व जो एंजाइम को सक्रिय या बाधित करते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन है ये Mg2+, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीनेज और फास्फोएनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषीय कार्बन स्थिरीकरण के में अति महत्वपूर्ण है। तो जो मैग्नीशियम है वो क्या करते हैं? मैग्नीशियम आयन ये दोनों क्रियाओं को सक्रिय करता है, ठीक है। और ये दोनों एंजाइम है वो क्या करते हैं? तो कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिंक आयन Zn2+ है, यानी जिंक आयन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को क्रियाशील करता है तथा MO नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजनेज को क्रियाशील करता है। क्या आप इस श्रेणी में कुछ नाम जोड़ सकते हैं? इस काम के लिए आपको पहले अध्ययन के लिए जीव रसायन पथों का संग्रहण करना अनिवार्य होगा। तो ये तो हमारे पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये हम कर भी नहीं सकते हैं, तो इसे छोड़िए। इतना आप समझ लीजिए यहाँ तक जो मैंने आपको बताया कि जिंक क्या करता है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को क्रियाशील करता है। साथ ही नाइट्रोजन उपापचय के दौरान
जिनेज को क्रियाशील करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन होना चाहिए था। ठीक है। चौथा, कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के प्रासनी विभव को बदलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अपने अगर पादपों में परिवहन पढ़ा होगा तो आपने वहां पे पढ़ा है परासरण विभव क्या होता है। तो कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं वो कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं। जैसे पोटेशियम की रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप फिर से कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने में खनिजों के विलय के रूप में भूमिका को स्मरण करें। वही बात यहाँ पे बोल रहा है जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि आप परासरणी विभव को अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें जो रंध्र होते हैं उनको खोलने और बंद करने के लिए जो पोटेशियम होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।